नमस्कार बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का मृदा निर्माण किस प्रकार होता है। इससे पहले अपन ने जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था चट्टानों का अपक्षय, यानी चट्टानें किस प्रकार से अपघटित होती हैं, अपक्षयित होती हैं। उसके बाद में क्योंकि मृदा का निर्माण होता है तो आज अपन पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो बच्चों अपन जानते हैं कि अपन ने पहले भी पढ़ा कि चट्टानें जब टूटती हैं उसके 3 कारक होते हैं, भौतिक कारक, रासायनिक कारक और जैविक कारक। इन तीनों कारकों से जब चट्टान अपघटित होती है, अपक्षयित होती है, तो वो टूट टूट करके खनिज पदार्थों में बदलती है और मृदा के पैतृक पदार्थों का निर्माण होता है। जो वो पैतृक पदार्थ बन जाते हैं उसके बाद में क्या होता है, उन पैतृक पदार्थों से धीरे धीरे स्तर का निर्माण होता है, लेयर बनने लगती है। और जब लेयर का निर्माण हो जाता है तो उससे मृदा प्रोफाइल बनती है और उसे ही हम क्या कहते हैं, इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम कह देते हैं मृदा निर्माण की प्रक्रिया। अपन इसको इस प्रकार से समझते हैं कि मान लीजिए ये एक चट्टान है, ये चट्टान है, इस चट्टान का धीरे धीरे भौतिक कारक, जैविक कारक, रासायनिक कारक द्वारा ये छोटे छोटे कणों में टूटती है। पहले इसका अपक्षय होता है, इसको अपन कहते हैं अपक्षय। जब ये चट्टान बनती है, चट्टान से छोटे कण टूटते हैं, उसको हम अपक्षय कहते हैं। ये भौतिक कारक से हो सकता है, जैविक कारकों से हो सकता है या रासायनिक क्रियाओं द्वारा ये प्रक्रिया होती है। इनके अपक्षय से जो पदार्थ बनता है उसको हम कहते हैं मृदा पैतृक पदार्थ, यानी मृदा का पैतृक पदार्थों का निर्माण होता है। इसे ही रिगोलिथ कहा जाता है, यानी रिगोलिथ बन जाता है। इस रिगोलिथ बनने के बाद में, यानी ये अब जो अभिक्रियाएं हुई हैं वो अपघटन अभिक्रियाएं हुई है, विनाशकारी अभिक्रिया हुई है। इसमें टूटी है चट्टान, टूट करके छोटे कणों में बदल जाती है। इसके बाद क्या होता है, ये टुकड़े जो होते हैं इसके बाद इनकी संश्लेषण अभिक्रिया होती है, ठीक है, विकास होता है। धीरे धीरे ये जो होती है ये लेयर के रूप में निक्षेपित होने लगते हैं। ये जो पदार्थ होते हैं इनके निक्षेपण की क्रिया होने लगती है और निक्षेपण की क्रिया जो होती है उससे मृदा प्रोफाइल का निर्माण होता है। यानी जब ये अलग अलग लेयर में कण जो होते हैं अपने अपने स्तर में जमा हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं मृदा प्रोफाइल का बनना, यानी मृदा प्रोफाइल बन जाती है। और जब मृदा प्रोफाइल बन जाती है विभिन्न कारकों द्वारा, तो इस पूर्ण प्रक्रिया को, यानी पहले अपक्षय होना, फिर मृदा प्रोफाइल का बनना, ये पूर्ण प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है मृदा निर्माण प्रक्रिया। इसे ही हम कहते हैं मृदा का बनना। ये भूपपड़ी, यानी अपनी जो सबसे ऊपर की लेयर जो होती है भूमि की, उसके ऊपर ये क्रिया होती है। इसमें कई सारे कारक कार्य करते हैं, इसमें परिवहन शक्तियां भी कार्य करती हैं। परिवहन शक्तियों से अपना क्या मतलब, जैसे बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, बर्फ, गुरुत्वीय शक्तियां, ये जो होती हैं इस चट्टानों का अपक्षय करती हैं और धीरे धीरे इन लेयर के रूप में ये कण जो होते हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं। ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है, कई वर्षों में जाकर के कुछ मिलीमीटर मृदा की परत का निर्माण होता है। बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही, यानी पहले चट्टानों का अपक्षय होना, फिर उससे निर्माणकारी क्रिया द्वारा मृदा प्रोफाइल का बनना, मृदा निर्माण कहलाता है। इसको अपन बच्चों इस प्रकार से देखते हैं कि यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जो धीमी गति से संपन्न होती है। इसमें पहले चट्टानों का भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों द्वारा क्या होता है, अपक्षय होता है, जिससे मृदा के पैतृक पदार्थों का निर्माण होता है। इसे हम रिगोलिथ कहते हैं। रिगोलिथ जो होता है वो बाद में मृदा सहती में समस्त परतों का निर्माण कर देता है, यानी समस्त परतों का निर्माण होना मृदा पिंडन कहलाता है। और मृदा पिंडन जब बन जाता है तो उसे मृदा प्रोफाइल कह देते हैं। मृदा प्रोफाइल का बनना ही अंतिम, क्योंकि इसकी प्रावस्था है। जब मृदा प्रोफाइल बन जाती है तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मृदा निर्माण। ये मृदा निर्माण जो है ये कई चरणों में, कई प्रक्रम में जाके संपन्न होती है। अपन उन सभी प्रक्रमों को एक एक करके पढ़ेंगे, इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे और उसको देखते हैं कि किस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है। बच्चों, इस प्रकार मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहली जो होती है उसमें मूल चट्टानों से कच्चे पदार्थों का निर्माण होता है, जिसे हम प्राथमिक प्रक्रिया कहते हैं।
और दूसरी जो होती है इन कच्चे पदार्थों का, यानी जो कच्चे पदार्थ बनते हैं चट्टानों से टूट करके, उन कच्चे पदार्थों का मृदा पिंडन में रूपांतरण हो जाता है, जिसे विशिष्ट प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा था कि पहले चट्टानों से मृदा पैतृक पदार्थों का निर्माण होता है, उसके बाद में मृदा प्रोफाइल का निर्माण होता है। तो ये दो प्रक्रियाएं होती हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं को ही एक साथ जब अपन कहते हैं तो ये पेडोजेनिक प्रक्रियाएं कहलाती हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं जो होती हैं संयुक्त रूप से पेडोजेनिक प्रक्रियाएं कहलाती हैं। इनको हम पेडोजेनिक प्रक्रियाएं कहते हैं। इन प्रक्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं? इसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। यानी मृदा का जब निर्माण होता है तो उसमें बहुत सारी क्रियाएं साथ चलती हैं। उनमें कौन कौन सी क्रिया होती हैं अपन उनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो उसमें प्रक्रिया है मृदा निर्माण में, वो है ह्यूमिफिकेशन। यानी मृदा का जब निर्माण हो रहा होता है तो सबसे पहले ह्यूमिफिकेशन को अपन पढ़ते हैं। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है कि मृदा की जब सबसे ऊपरी जो परत होती है पृथ्वी की, उसमें क्या होता है, पेड़ पौधे जीव जंतु आदि के अवशेष पाए जाते हैं। ये अवशेष जो होते हैं विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होकर के कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, उन कार्बनिक पदार्थों से उसका मृदा के ऊपरी सतह पर इकट्ठा होना ही ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। यानी सबसे ऊपरी परत में इन कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है और उससे ह्यूमस का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। जब नम जलवायु होती है तो ये क्या होते हैं, अपने ओ संस्तर से ए और बी संस्तर तक भी पहुंच जाते हैं। तो अपन इसको देखते हैं ह्यूमिफिकेशन किस प्रकार से होता है कि कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन, जो उनसे सूक्ष्म जीवों से जो अपघटन होता है, उसके बाद नवीन कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण, जो ह्यूमस का निर्माण होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ह्यूमिफिकेशन कह देते हैं। ये ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस जो होती है, ये मृदा की सबसे जो ऊपरी परत होती है, ये संस्तर होता है, यहाँ पर पाए जाते हैं कार्बनिक पदार्थों के रूप में ये इकट्ठे रहते हैं। ये सबसे ऊपर की हमने पढ़ा था ओ संस्तर होता है। ऊपर की जो सबसे ऊपर की परत होती है वो ओ संस्तर कहलाता है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, इसे ही हम ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं बच्चों निक्षालन की, या उसे कहते हैं एलुविएशन। एलुविएशन या निक्षालन। निक्षालन का अर्थ होता है धुलाई से, धुलने से होता है। क्या होता है कि सबसे ऊपरी जो परत होती है, ऊपरी परत में मान लीजिए उसमें सिलिका पाई जाती है। जब सिलिका पाई जाती है तो इसकी ऊपरी परत के में पाए जाने वाले अवयव, जैसे कि सिलिका का अंतःस्त्राव द्वारा निचली सतह में आना, निक्षालन कहलाता है। होता क्या है बच्चों, इसमें मान लीजिए इस प्रकार की जो परतें होती हैं मृदा प्रोफाइल में, तो सबसे ऊपरी जो परत है उसमें तो कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हो ही गया, और इसमें कुछ मात्रा में सिलिका के कण भी पाए जाते हैं, अन्य पदार्थ के भी इसमें कण पाए जाते हैं। नमी वाले क्षेत्रों में होता क्या है, जब पानी का बहाव होता है तो पानी के बहाव से ये सिलिका जो है वो अंतःस्त्राव के द्वारा निचली सतह में आ जाती है। इनके निचली सतह में आने पर, यानी ओ से ये ए और बी, अ और ब जो सतह है उसमें आने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, निक्षालन या एलुविएशन कहते हैं। अब जो सिलिका है या अन्य क्ले पदार्थ जो हैं वो उसमें से धीरे धीरे ऊपरी सतह से निचली सतह में आने लगते हैं। इस प्रकार ऊपरी सतह से निचली सतह में आना निक्षालन कहलाता है, या इसे हम एलुविएशन कहते हैं। तो ऊपरी संस्तरों के अवयव जैसे कि सिलिका का अंतःस्त्राव द्वारा निचली सतह में आना क्या कहलाता है, निक्षालन कहलाता है। जैसे कि क्ले असंस्तर से, यानी ए जो संस्तर होता है उससे बी संस्तर में एकत्रित हो जाती है, ये ए से बी में चली जाती है क्ले, इसको हम कहते हैं निक्षालन। ये भी मृदा निर्माण की प्रक्रिया का एक भाग है। इससे आगे अपन पढ़ते हैं इसकी तीसरा पॉइंट। बच्चों देखो तीसरा जो है वो है निक्षेपण यानी इलुविएशन। इलुविएशन में क्या होता है कि कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का निचले स्तर में पहुंचकर जमा होना निक्षेपण कहलाता है। यानी जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उस मृदा में और अकार्बनिक पदार्थ हैं, वो ऊपरी जो स्तर है, ऊपरी स्तर से निचले स्तर में पहुंचना निक्षेपण कहलाता है। निक्षेपण का अर्थ होता है धुला हुआ। ठीक है बच्चों, इसमें क्ले, एल्यूमिनियम, आयरन आदि जो होते हैं वो असंस्तर से बी स्तर में पहुंच जाते हैं, यानी ऊपरी स्तर से निचले स्तर में पहुंच जाते हैं। अपन ने पहले भी पढ़ा है कि मृदा प्रोफाइल जो होती है उसमें कई प्रकार के संस्तर होते हैं। पहले उसके अंदर जो समांतर परतें होती हैं, सबसे ऊपर ओ परत होती है, फिर ए परत,
बी परत, सी परत और सबसे नीचे आर परत होती है जो कि कठोर चट्टान की होती है। तो उस मृदा प्रोफाइल जो है उसमें इन पदार्थों का धीरे धीरे नीचे की तरफ जमाव होता चला जाता है और उससे मृदा का निर्माण होता है। उन प्रक्रियाओं को अपन क्रम वाइज यहाँ अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। तो उसका ही क्रम में एक ये तीसरा जो है निक्षेपण, जिसे अपन कहते हैं इलुविएशन। इलुविएशन में क्या, जितने भी कार्बनिक पदार्थ जिसमें ह्यूमस होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ जो चट्टानों से टूट टूट कर बनते हैं, ये सारे के सारे पदार्थ जो होते हैं वो ऐसा स्तर से बी स्तर में आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं निक्षेपण होना। अगला जो पॉइंट है अपना वो है पॉडजोलीकरण। पॉडजोलीकरण क्या है? पॉडजोल जो है एक रूसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है राख जैसा। यानी इसमें क्या होता है, ये प्रक्रम जो होता है वो नम और ठंडे प्रदेशों में होता है, यानी जहां पर नमी ज्यादा होती है और जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पर ये पॉडजोलीकरण की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि इस प्रक्रम में ह्यूमस तथा अन्य जो ऑक्साइड होते हैं वो ऊपरी स्तर से बह करके नीचे स्तर में पहुंच जाते हैं और इस पहुंचने से क्या होता है कि संपूर्ण सोलम जो होता है एक स्तर से निचले वाले स्तर में चले जाने से पूरा की पूरा क्षार जो होता है वो वहां से निष्कासित हो जाता है और मृदा जो होती है वो अम्लीय हो जाती है। तो इस प्रकार से क्षारों के निकलने से मृदा का अम्लीकरण हो जाता है और ये संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो पॉडजोलीकरण कहलाती है। इसको अपन देखते हैं शब्दों में कि इस प्रक्रम में ह्यूमस तथा अन्य ऑक्साइड ऊपरी स्तर से बहकर निचले स्तर में पहुंचते हैं। इसमें संपूर्ण सोलम का निक्षालन होने से पूरे क्षार जो होते हैं यानी संपूर्ण जो क्षारीय पदार्थ होते हैं उस स्तर से निष्कासित हो जाते हैं और मृदा जो होती है वो अम्लीय हो जाती है। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है बच्चों, ये पॉडजोलीकरण कहलाती है। बच्चों देखते हैं अपन पांचवा जो है इसकी प्रक्रिया लेटराइजेशन। लेटराइजेशन में क्या होता है? लेटराइजेशन एक शब्द जो है लेटराइट से मिलकर बना है। लेटराइट जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ईंट के समान लाल। ये ईंट के समान लाल क्यों होता है? ये होता है फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण, यानी आयरन के जो ऑक्साइड होते हैं उसकी अधिक मात्रा जहाँ पाई जाती है तो उस मृदा का रंग लाल रंग का हो जाता है और उसे ही लैटिन भाषा में लेटराइट कहते हैं। उसी से ही शब्द बना है लेटराइजेशन। इसमें क्या होता है कि इस प्रक्रिया में फेरिक तथा एल्यूमिनियम जो होते हैं वो तो ऊपरी स्तर में रह जाते हैं, लेकिन सिलिका जो होती है वो निचले स्तर में चली जाती है, निक्षालित हो जाती है। ये वहां पर पाया जाता है जहां पर उच्च तापमान होता है और लगातार भारी वर्षा होती रहती है। तो जिन स्थानों पर तापमान उच्च होता है, लगातार भारी वर्षा होती रहती है, वहां की मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ तथा तैत्रक पदार्थ जो होते हैं उनका निक्षालन बहुत अधिक होता है, जिससे सिलिका और क्षारीय पदार्थ तो क्या होते हैं निक्षालित होकर के निचले स्तर में चले जाते हैं और ऐसे स्तर में सैचुरी ऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, जिससे मृदा का रंग लाल से बादामी हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को अपन लेटराइजेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये वहां पाई जाती है जहां पर तापमान उच्च होता है और वर्षा अधिक होती है। फिर अपन बात करते हैं कैल्सीकरण की। कैल्सीकरण का मतलब क्या होता है? यानी जब मृदा में जो पौधे की जड़ें होती है वहां पर CO2 अधिक मात्रा में होती है, वो CO2 जो होती है वो जल से क्रिया करके कैल्शियम की उपस्थिति में कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर देती है। इस प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट का बन करके वहां निक्षेपित हो जाना ही कैल्सीकरण कहलाता है। देखते हैं प्रक्रिया कैसे होती है कि मृदा के ऊपरी स्तर में कैल्शियम कार्बोनेट का संचयन अथवा अवक्षेपण होता है। यानी ऊपरी स्तर में कैसे होता है कि जब मृदा की जड़ें, जो पौधों की जड़ें होती है मृदा में, वहां पर CO2 अधिक मात्रा में होती है, वो CO2 जल के साथ घुल करके कार्बोनिक अम्ल बना देती है। ये कार्बोनिक अम्ल जो होता है पुनः कैल्शियम से क्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देता है, जो वापस CO2 से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट का बन करके वहां पर निक्षेपित होना कैल्सीकरण कहलाता है। जब जड़ों के पास CO2 ज्यादा हो जाती है तो जल के साथ कैल्शियम क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है, उसे ही हम कैल्सीकरण कहते हैं। देखते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है बच्चों। कि CO2 और जल, ये CO2 कहाँ से आई? पेड़ पौधों की जड़ों से। CO2 जो होती है वो मृदा में जो जल उपस्थित होता है उससे क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कर देती है। ये कार्बोनिक अम्ल जो कैल्शियम उपस्थित होते हैं मृदा में, मृदा के ऊपर जो धन आयन पाए जाते हैं कैल्शियम के रूप में, उनसे क्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर देती है।
कैल्शियम बाइकार्बोनेट वापस जो CO2 अधिक मात्रा में मृदा में पाई जाती है उनसे क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। तो इस प्रकार मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट का बनना भी कैल्सीकरण कहलाता है। अब अपन इसका अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे डीकैल्सीकरण, यानी किस प्रकार से कैल्शियम वहां से अलग होता है। तो प्यारे बच्चों, सातवां जो इसका पॉइंट है वो है डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन जो होता है वो कैल्सिफिकेशन की बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया होती है। इसमें जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है जो कि घुलनशील होता है। तो अपन देखते हैं इसमें क्या होता है कि यह कैल्सीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। इसमें मृदा संस्तरों से कैल्शियम कार्बोनेट का पूर्ण रूप से निष्कासन हो जाता है, यानी मृदा के जो संस्तर होते हैं अलग अलग, उसमें से कैल्शियम कार्बोनेट पूर्ण रूप से कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल करके घुलनशील होकर के अलग हो जाता है, जिसे हम कहते हैं डीकैल्सिफिकेशन। कैसे होती है इसकी प्रक्रिया? जब कैल्शियम कार्बोनेट जल तथा CO2 की उपस्थिति में घुल करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देता है जो कि घुलनशील पदार्थ होता है और ये उस स्तर से अलग हो जाता है। इसका अगला अपन पॉइंट देखते हैं लवणीकरण। लवणीकरण का मतलब क्या होता है? लवणों का निर्माण होना, लवण का बनना। ये कब होता है? यानी जब मृदा के ऊपरी सतह पर लवण अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं। लवण से अर्थ जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट आदि एकत्रित हो जाने पर मृदा के ऊपर एक सफेद चादर सी बन जाती है, उसे हम कहते हैं लवणीकरण। यानी मृदा के ऊपरी संस्तर जो कि उसका पृष्ठ संस्तर होता है में घुलनशील लवण जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट आदि एकत्रित हो जाते हैं मृदा में जल स्तर। और ये ऐसा क्यों होता है? ये निम्न कारणों से होता है कि जब या तो मृदा में जल स्तर का ऊंचा होना, यानी मृदा में जब जल स्तर ऊंचा होगा तो सारे लवण जो होते हैं वो उसकी ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, ऊपर की तरफ एकत्रित हो जाते हैं, या जल निकास का उपयुक्त ना होना, जब जल भर जाता है मृदा में, उपयुक्त उसका निकास नहीं हो पाता तो भी लवणीकरण की समस्या आती है। मृदा जो होती है वो लवणीय हो जाती है, अत्यधिक उसमें लवण पाए जाते हैं। सिंचाई जल में लवणों की अधिकता होना ये भी एक कारण है। जब हम मृदा में सिंचाई करते हैं और सिंचाई जो जल है उसमें अगर लवण अधिक मात्रा में है तो भी मृदा में क्या होगा? लवण की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे उसका उपजाऊपन कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो लवण की मात्रा का मृदा में बढ़ना लवणीकरण कहलाता है, जो निम्न कारणों से हो सकता है। या तो मृदा में जल का स्तर ऊंचा होने से हो सकता है, या जल निकास की उपयुक्त व्यवस्था न होने से हो सकता है, या फिर तीसरा जो इसका कारण है सिंचाई जल में लवण की अधिक मात्रा होने पर भी हो सकता है। इसका अपना अंतिम जो पॉइंट है मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं में वो है पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि मृदा के विभिन्न संस्तरों का आपस में मिश्रित होना, मिल जाना, पेडोटर्बेशन कहलाता है। यानी क्या होता है, कई बार विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जैसे कि दीमक हैं, केंचुए हैं, गाद बनाने वाले जंतु हैं, या फिर कई प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, या क्ले जो होती है फैलती है, संकुचित होती है, उससे क्या होता है कि मृदा के जो भिन्न भिन्न प्रकार के संस्तर होते हैं वो आपस में मिश्रित हो जाते हैं, और उसके मिश्रित होने की प्रक्रिया को ही अपन क्या कहते हैं? पेडोटर्बेशन कहलाता है। तो इस प्रकार से मृदा का निर्माण हो जाता है, सारी मृदा के संस्तर आपस में मिल जाते हैं और एक पूर्ण मृदा प्रोफाइल का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आज अपन ने इस वीडियो में मृदा निर्माण किस प्रकार से होता है, सॉइल फॉर्मेशन किस तरह से होता है, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, उन सारी बातों का अपन ने यहाँ पर अध्ययन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए। अपन इसका जो अंतिम है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।